नमस्कार। आज हम इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक डकैतियों में से एक की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कहानी इस बात की है कि कैसे दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक, भारत को उसके औद्योगिक आधार से पूरी तरह से छीन लिया गया। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से शुरुआत करनी होगी। ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, ये सीधा सीधा गणित है। तो ये जो नंबर्स हैं ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, साल 1700 में पूरी दुनिया की इकोनॉमी में भारत का हिस्सा कितना था? 27%। सोचिए, ये उस वक्त के पूरे यूरोप से भी ज्यादा था। और फिर करीब 200 साल के ब्रिटिश राज के बाद 1947 आते आते ये आंकड़ा कहां पहुंच गया? सिर्फ 3% पर। तो सवाल तो उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए, एक आम धारणा यह है कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के सामने भारत बस पिछड़ गया। लेकिन सच तो यह है कि यह कोई बराबरी की दौड़ थी ही नहीं। जैसा कि अमेरिकन स्कॉलर विल ड्यूरेंट ने कहा था, ये इतिहास का सबसे बड़ा अपराध था। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसका एक ही मकसद था, भारतीय उद्योग को जड़ से खत्म कर देना। तो इस डकैती का असली मतलब समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर चोरी हुआ क्या था। हमें उस भारत को देखना होगा जो अंग्रेजों के आने से पहले था, एक ऐसा भारत जिसे दुनिया का कारखाना कहा जाता था। जब हम पुराने भारत के बारे में सोचते हैं तो अक्सर मसाले और आध्यात्मिकता की तस्वीरें दिमाग में आती हैं लेकिन असलियत ये थी कि वो एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर था। सिर्फ कपड़ा व्यापार को ही ले लीजिए, भारत दुनिया के 25% हिस्से को कंट्रोल करता था और उसके बनाए कपड़े दुनिया भर में लग्जरी का सिंबल माने जाते थे। और ये जो क्वालिटी का फर्क था ये सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं था। बंगाल में बने जहाज औसतन 20 साल से ज्यादा टिकते थे, जबकि ब्रिटिश जहाज़ों की उम्र मुश्किल से 12 साल होती थी। ये कारीगरी और टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क था। और कहानी सिर्फ कपड़ों पर खत्म नहीं होती। ढाका, सूरत और कालीकट जैसे बंदरगाह दुनिया के कुछ बेहतरीन जहाज बना रहे थे। इसके अलावा भारत में मशहूर वुड स्टील भी बनता था। जी हां, ये वही स्टील है जिससे मिडिल ईस्ट की वो प्रसिद्ध दमिश्क तलवारें बनती थीं। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आर्थिक ताकत को एक अकेली प्राइवेट कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने घुटनों पर कैसे ला दिया? देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक बहुत ही सोची समझी और कहना पड़ेगा बहुत ही क्रूर चाल थी। तो उनकी स्ट्रैटेजी के 4 बड़े सिंपल स्टेप्स थे। पहला, भारत के कपड़ों के व्यापार पर कब्जा कर लो, मोनोपोली बना लो। दूसरा, और ये देखिए कितनी शातिर चाल थी, भारतीयों से ही टैक्स वसूलो और फिर उन्हीं के पैसों से उनका बनाया हुआ माल खरीदो। मतलब ये तो वही बात हो गई कि कोई हमारी ही जेब से पर्स निकाले और हमारे ही कार्ड से शॉपिंग कर ले। फिर जब ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरर्स भारत के कपड़ों की क्वालिटी को मैच नहीं कर पाए, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? सीधे भारतीय सामान पर 80% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। और जानते हैं, जब ये सब आर्थिक तिकड़म भी काम नहीं आई, तो वो अपनी असलियत पर उतर आए। उन्होंने सीधी सीधी क्रूरता का सहारा लिया, करघे तोड़ दिए और उन शानदार बुनकरों के अंगूठे तक काट दिए जिनकी कला का वो मुकाबला नहीं कर सकते थे। और इस पूरी प्रक्रिया का एक नाम है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसे देश को जो पहले फिनिश्ड गुड्स बनाता था, उसे सिर्फ कच्चा माल एक्सपोर्ट करने वाला देश बना देना। जो देश कभी दुनिया को सबसे ज्यादा तैयार माल बेचता था, अब वो सिर्फ ब्रिटेन की मिलों के लिए कपास भेज रहा था। अब इस सारी तबाही के जवाब में ब्रिटिश राज के समर्थक अक्सर एक ही दलील देते हैं, लेकिन हमने भारत को रेलवे दी। चलिए, तो फिर इस तथाकथित गिफ्ट की असलियत की भी पड़ताल कर लेते हैं। यही वो लाइन है, पर हमने उन्हें रेलवे दी। ये दलील हमेशा दी जाती है, लेकिन क्या ये वाकई में भारत के लिए एक तोहफा था या कुछ और? सच तो ये है कि ये जो भारतीय रेलवे थी ये ब्रिटिश इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा स्कैम था। और इसका पूरा बोझ किस पे डाला गया? भारतीय टैक्स पेयर्स पर। एक आंकड़ा देखिए, सब समझ आ जाएगा। अमेरिका में 1 मील रेलवे लाइन बनाने में लगते थे 2000 पाउंड, और भारत में वही 1 मील बनाने में लगे 18,000 पाउंड, मतलब 9 गुना ज्यादा। अब सवाल यह है कि क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने अपने इन्वेस्टर्स को गारंटी दी थी कि जितना भी खर्चा होगा उस पर उन्हें 5% का फिक्स्ड प्रॉफिट मिलेगा। तो खेल बिल्कुल सीधा था, जितना ज्यादा खर्चा दिखाओ उतना ज्यादा मुनाफा कमाओ।
और एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये रेलवे आम भारतीयों के आने जाने के लिए नहीं बने थे। ये एक हाई स्पीड एक्सट्रैक्शन नेटवर्क थे, एक ऐसा जाल जो देश के कोने कोने से कच्चा माल और संसाधन खींचकर बंदरगाहों तक लाता था ताकि उसे आसानी से ब्रिटेन भेजा जा सके। तो पैसों और इंडस्ट्री की बात तो हो गई, पर इन सब की एक मानवीय कीमत भी थी। एक ऐसी कीमत जो बहुत बहुत ज्यादा भयानक थी। तो सवाल उठता है कि आखिर कितनी दौलत लूटी गई। अर्थशास्त्री उषा पटनायक जैसे एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ये रकम थी करीब 43 ट्रिलियन डॉलर। ये एक ऐसा नंबर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये आज ब्रिटेन की कुल जीडीपी से भी कई गुना ज्यादा है। और इस पैसे की कीमत सिर्फ दौलत में नहीं बल्कि इंसानी जानों में चुकाई गई। ब्रिटिश नीतियों की वजह से जो अकाल पड़े, उनमें एक अनुमान के मुताबिक करीब 3.5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। और ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये इंसानों की बनाई हुई त्रासदी थी। जरा सोचिए, देश में भयंकर सूखा पड़ा है और ब्रिटिश सरकार यहां से अनाज यूरोप एक्सपोर्ट कर रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत में ही अनाज के दाम आसमान छूने लगे, इतने ज्यादा कि जो किसान उसे उगा रहे थे वही उसे खरीद नहीं पा रहे थे। इस पूरी त्रासदी के सामने एक तथ्य चट्टान की तरह खड़ा है। 1947 में आज़ादी के बाद से भारत में एक भी बड़ा अकाल नहीं पड़ा है। ये एक अकेला फैक्ट ये साबित करता है कि भारत हमेशा से अपने लोगों का पेट भरने में सक्षम था। उसे बस अपनी किस्मत का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की जरूरत थी। और यह हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है कि जब कोई देश अपनी किस्मत खुद लिखता है तो वो क्या कुछ हासिल कर सकता है। शायद भारत का इतिहास अपनी सभी चुनौतियों और जीतों के साथ इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब है। सोचने के लिए एक जरूरी सवाल,